व्यूअर्स, क्लासरूम बाय डीए के अंदर एक नई वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया, हम आज बात करने वाले कि यूएसएमएल स्टेप वन की प्रिपरेशन के बारे में क्या प्लान होना चाहिए, कहाँ से शुरू करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से रिसोर्स यूज़ करना है। आज मैं इस वीडियो में सारी ए टू जी बात करूँगा। इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई कमी रह नहीं जाएगी, और अगर होपफुली इंशाल्लाह कोई रह नहीं जाएगी। फिर भी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अंदर मैंने आपको बुक्स भी बता दूंगा, प्लान भी बता दूंगा, कौन से क्यू बैंक्स यूज़ करने वो भी बात बताऊंगा। व्यूअर्स, मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो का फोकस है इनिशियली, तो मैं उन व्यूअर्स के लिए ज़्यादा फोकस्ड है जिन जो 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 वीक है, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होगी। लेकिन ऐसे बच्चे जो क्यूरियस हैं, अभी एमबीबीएस पढ़ रहे हैं और उनके भी स्टडी से ज़्यादा उनका ताल्लुक है, उनके लिए भी मैं साथ साथ चीज़ें बीच में बताता जाऊँगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो स्टडी से कट ऑफ रहे हैं, अपनी रेजिडेंसी कर रहे थे, फैमिली की वजह से, किसी भी वजह से वो स्टडी से दूर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो ख़ास तौर पे हेल्पफुल होगी। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं बगैर किसी वेट के। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले ये है कि क्योंकि आपने ये बात डिसाइड करनी कि आपके लिए एग्ज़ाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यूअर्स ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और इसके अंदर ये है कि आपका स्टेमिना टेस्ट होता है, आपकी प्रॉपर आपकी जो है ना चैलेंजेस आते हैं, आपको कई चीज़ें जो है वो छोड़ना पड़ती हैं, कुछ फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं, आपको कई चीज़ें जो आपको उनको ब्रेक देनी पड़ती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं, आपकी लेट्स से कि आपकी फैमिली यूएस में है, या आप किसी और वजह से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जब आपने ये चीज़ मेक श्योर कर ली कि जो भी इसके अंदर चैलेंजेस आएंगे आप उनको फेस करने के लिए रेडी हैं, तो फिर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करें। क्योंकि व्यूअर्स, इसमें ये है कि ये इस तरह नहीं है कि आप कुछ अर्सा आपने किया उसके बाद आप ब्रेक ले लें। इसका ना पूरा टेम्परामेंट बनता है, एक टेम्परामेंट चाहिए होता है आपको, एक रूटीन बनती है। तो जब आपकी रूटीन बन जाएगी, अगर आप उसमें बीच में ब्रेक्स लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो एक दफ़ा जब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैं रेडी हूँ, और अब मुझे अगर मैक्सिमम साल भी लगता है तो मैं कर लूँगा, तो फिर आप इंशाल्लाह मतलब मैं आपको कहूँगा तब आप ये स्टार्ट करें। आपने ये देखना है कि कितना टाइम आपके पास है। व्यूअर्स, जिस तरह कि मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि 100 डेज़ में यूएसएमएल स्टेप वन की तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपका थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आ जाता है। आप जब ये अपनी तैयारी करेंगे, आप पासिंग को ज़रूर 100 डेज़ के ऊपर टच कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप उसके ज़्यादा टाइम ऐड करें, ताकि आपकी जो श्योरिटी है कि आपके जो चांसेस हैं पासिंग के, वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो व्यूअर्स, मैं इसमें कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है एक शॉर्ट सा टाइम रखें कि 3 मंथ्स, या आप कहें कि मैंने जी 2 महीने के अंदर तैयारी करनी है। व्यूअर्स, इस तरह की बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। इस तरह से आप जो है बाद में फ्रस्ट्रेट होंगे, बाद में मायूस होंगे। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपके पास कितना टाइम है। आप कि अगर फैमिली मूव करे तो मतलब आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखें, उसको डिसाइड करें कि अगर वो कोई चीज़ प्रोसेस चल रहा है तो उसको पहले एक दफ़ा हो लेने, तो उसके बाद आप पूरा टाइम निकाला आपने, लेट्स से 6 मंथ्स मिनिमम आपने डिसाइड किए हैं, तो आप उसके आपके पास वो फ्री टाइम है। ऑब्वियसली बीच में जो है वो आ जाती हैं मजबूरियाँ, तो लेकिन ये कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम पहले प्रॉपर डिसाइड कर लें। आई वुड रिकमेंड कि आपके पास मिनिमम 3 to 6 मंथ्स होने चाहिए। लेकिन अच्छी तैयारी के लिए आपको 1 ईयर तक जाना पड़ सकता है, स्पेशली कि अगर आप स्टडी से दूर हैं, अगर आप स्टडी से इन टच नहीं रहे तो। उसके बाद ये होगा, आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आपकी जॉब चल रही है, आप डेली बेसिस पे कितना टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि एक टाइम आता है, डेडिकेटेड टाइम आता है, जब आप फर्स्ट एड की पासिस कर लेते हैं, एक पास एटलीस्ट कर लेते हैं, या सेकंड पास कर लेते हैं, तो थर्ड पास के ऊपर या एग्जाम के करीब ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स आपको डेडिकेटेड चाहिए। तो उसके दौरान आप कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई आप और कमिटमेंट नहीं टेक ऑन कर सकते। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप वो चीज़ें आपके पास ज़रूरत पड़े तो क्या अवेलेबल हैं, आपको जॉब से लीव मिल जाएगी, ये चीज़ें आप डिसाइड करनी ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी आई थी फैमिली सपोर्ट की। अगर आप जॉब आपको बीच में छोड़ते हैं तो आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको कहाँ पे छोड़ेंगे जब डेडिकेटेड टाइम होगा, ये चीज़ें डिसाइड करना पहले से ज़रूरी है। आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको कंपनसेट करेंगे, आपको आपकी जो जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा शेयर करेंगे नहीं, अगर ये चीज़ें हैं, ये पहले सोचना ज़रूरी है। उसके बाद व्यूअर, सबसे अहम बात ये थी कि आपने ये देखना है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ के अंदर ये है कि आप किस तरह से सीखते हैं। आप विजुअल लर्नर हैं, आपको लेक्चर्स देख के समझ आती है, आपको स्केची की चीज़ें देख के समझ आती हैं, या आपको ग्रुप स्टडी ज़्यादा सूट करती है, या डिस्कशन से आप ज़्यादा सीखते हैं। ये चीज़ें आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, ये आप डिसाइड कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि रिसोर्स यूज़ करने में आपको इससे हेल्प होगी। फिर उसके बाद आता है आपकी वीकनेसेस। अगर आप मल्टीटास्किंग में बुरे हैं, के लिए ज़रूरी है कि आप लाइब्रेरी में जाके बैठें। अगर आप फैमिली के अंदर बैठ के नहीं पढ़ पाते, आपकी जॉब जिनसे वो बहुत ज़्यादा आपको थका देती है, तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, उसके मुताबिक आपका टाइम डिसाइड होगा।
आपको साथ पार्टनर चाहिए होते हैं जो आपको रिमाइंड करवाते हैं, ये मोटिवेट करते हैं, चाहिए ये वीकनेस आपने पहले से माइंड में रखनी है। आपने इसको बताया कि यार सबसे फिर शुरू करने से पहले ये आता है कि आपकी रिसोर्सेज कौन सी यूज़ करनी है। ये मेरी एक लिस्ट बनाई हुई है मैंने, जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छे रिसोर्सेज हैं, वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड नॉर्मली भी हैं और उसके अंदर मैं ऐड करता जाऊँगा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट। 2025 में कर रहे हैं, लेटेस्ट फर्स्ट एड आपको चाहिए, 2025 एडिशन अभी आने वाला है, 2025 हो जाए 24 हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले जो एडिशन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से उन्होंने निकाल दिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने ऐड कर दिए। तो अगर आप पुराना एडिशन यूज़ करेंगे तो व्यूअर्स वो आपको हेल्प नहीं करेगा, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें फिर हाथ से लिखना पड़ेंगी और वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, इसलिए आपको लेटेस्ट फर्स्ट एड चाहिए होगी। स्केची के लेक्चर्स मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, स्पेशली वो लोग जो विजुअल लर्नर्स हैं और स्पेशली वो लोग जो स्टडी से दूर हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि स्केची के जो फुल स्केची मेडिकल का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप स्केचिंग के लेक्चर्स देखते हैं तो ऑल तो आपको रट्टा लगाने के लिए मतलब रट्टे से याद नहीं रहता, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्फॉर्मेशन जो आपको बीच में स्टक कर देती है, वो उस पॉइंट पे शायद आपको चीज़ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प ना करें, लेकिन बाद में आपको वो समझ आती है। मैं मिसाल अगर लूँ तो जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर आपको आती है तो उसके अंदर आप पिक्चर्स आपको याद रहता है कि सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन होती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो आपको अभी मैकेनिज्म बेशक समझ ना आए, लेकिन आपको वो हुक जो है ना मेमोरी हुक रह जाती है, और वो जो मेमोरी हुक होती है वो बाद में आपके क्वेश्चंस को करेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है और उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है और बाद में आप उसके कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद रिफाइन कर लेते हैं। अगर आप फुल स्केची नहीं एक्सेस करते तो स्केची माइक्रो स्केची फार्म में बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँ, क्योंकि ये स्केची माइक्रो स्केची फार्म जो है सिर्फ इसके अंदर मेमोराइजेशन है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स कम हैं, इसलिए आपको मेमोराइजेशन के लिए विजुअल मेमोरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है एथिक्स और बायोकेम जो है ये एथिक्स और बायोकेम बायोस्टैट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बायोस्टैट फर्स्ट एड से करना काफ़ी मुश्किल होता है। रैंडी नील की वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़, थोड़ी सी लंबी वीडियोज़ हैं, इसलिए आपको ये जो है ना शुरू में ही आहिस्ता से साथ साथ देखनी पड़ेगी। जो डर्टी मेडिसिन है उसके एथिक्स के कुछ लेक्चर्स हैं, वो इतना ज़्यादा लंबे नहीं है, लेकिन आपको साथ साथ देखते रहने पड़ते हैं, क्योंकि एथिक्स का पोर्शन आपको अपने ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। कि कुछ रूल्स हैं कि कोई पेशेंट आया है तो आपने उसको लेट्स से कि उससे कोई भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हाइड नहीं करनी, इस तरह के कुछ रूल्स होंगे, तो आपको वो अंडरस्टैंड करने के लिए एथिक्स की वीडियोस देखनी है। मेलमन के नोट्स के अंदर भी एथिक्स अच्छी लिखी हुई है, आप वो पढ़ेंगे, जहाँ से इस इन बेसिक रिसोर्सेज के अलावा अगर आपको कहीं से एथिक्स के अच्छे रिसोर्स मिले तो आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एटलीस्ट आपने ज़रूर करने हैं। पैथोमा पर पैथोलॉजी जनरली जो सही है ऑल ओवर द यूट्यूब आपको, या ये बहुत ज़्यादा है कि आपने पैथोमा जो है ना उसको आपको रटी होनी चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करता, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप फर्स्ट एड की पैथोलॉजी की सेक्शन अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपको पैथोलॉजी की पैथोमा से ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने इसको मेंशन किया क्योंकि जनरल रिकमेंडेशन है और ये जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरी जहाँ वर्ल्ड वाइड ये है कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली उनके लिए जो बुक से रीड करना जिनको इजी लगता है उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। मेलमन मेडिकल के नोट्स हैं, इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा हाई यील्ड चीज़ें जो NBME से और बाकी असेसमेंट से इसने जो है असेसमेंट्स में से हाई यील्ड पॉइंट्स निकाल के उनको इसने मेंशन किया हुआ है। इसका एक मेलमन मेडिकल के एक एरोस की फ़ाइल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एरोस के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप बैठे हुए कभी आपको टाइम मिलता है आप उनको एरोस को एक दफ़ा रिव्यूज़ करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर भी होते हैं और रिफाइन भी होता है। क्वेश्चन में एरोस के क्वेश्चन जो हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलती है। इसके अलावा एथिक्स के जिस तरह ये दोनों डर्टी मेडिसिन की और मेलमन मेडिकल की एथिक्स से मिलकर आपकी काफ़ी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एथिक्स को ज़रूर देखें यहाँ से। उसके बाद आते हैं जो NBMEs हैं। NBMEs पुराने NBMEs जो हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं, नए NBMEs जो हैं ऑलमोस्ट 25 to 31 जो हैं वो नए NBMEs आ रहे हैं। गाइस एक NBME में 200 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप 6 NBMEs कर रहे हैं इसका मतलब आप 1200 क्वेश्चंस को आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि NBMEs जो लोग NBMEs के बनाते हैं वही लोग होते हैं जो यूवर्ल्ड का क्वेश्चन भी सेट करते हैं। यूवर्ल्ड के सॉरी वही लोग होते हैं जो स्टेप 1 के क्वेश्चंस भी सेट करते हैं। तो NBMEs के क्वेश्चन यूवर्ल्ड स्टेप 1 में रिपीट तो नहीं होते, लेकिन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होता है, तो इसलिए मेरे ओपिनियन में NBMEs करना एक वैसे भी जनरली NBMEs करना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में NBMEs को रिलीजियसली करना ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए होता है। यूवर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यूवर्ल्ड के अंदर 3500 क्वेश्चन हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो ऑलमोस्ट हाफ
पूल यू वर्ल्ड का करके दे वर कॉन्फिडेंट कि वो एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, वो एग्ज़ाम करते हैं। तो ये यू वर्ल्ड जो है ना, ये वो वाला पॉइंट है जो जो जिन लोगों का वीक कॉन्सेप्ट है उनके लिए, और जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो यू वर्ल्ड इनिशियली शुरू कर सकते हैं और उनको यू वर्ल्ड हेल्प कर सकते हैं। मैंने पर्सनली यू वर्ल्ड नहीं किया था एक्सेप्ट उसकी यू वर्ल्ड सेल्फ असेसमेंट्स की वजह से, बिकॉज मुझे मैं इस तरह का बंदा था कि अगर मेरे एक ब्लॉक के अंदर परसेंटेज अच्छी नहीं आती तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है या फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था। तो इसलिए जो लोग इस चीज़ से बॉदर्ड होते हैं, जिनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर उनकी परसेंटेज कम आती है वो ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि वो यू वर्ल्ड के क्वेश्चन बैंक से अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें। आगे मैं बताऊँगा कि क्यों जो है यू वर्ल्ड का क्वेश्चन बैंक हेल्पफुल होता है। बीएनबी जो सी है ये भी बहुत ज़्यादा ओवरऑल रिकमेंडेड है, लेकिन बहुत सारे लोग अब जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वो कहते हैं कि बीएनबी को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो समझते कि ये अब रिसोर्स से आउटडेटेड हो गया। इससे अच्छे रिसोर्सेज आ गए। मेडिकल बूट कैंप जो है बेसिकली ये बीएनबी का ऑल्टरनेटिव है। इसके अंदर ये है कि जो है फ़र्स्ट एड की, जिस तरह आप फ़र्स्ट एड को के अंदर जिस तरह टॉपिक लिखे हैं ऑलमोस्ट उसी तरह से आपके ना वर्ड बाय वर्ड या टॉपिक बाय टॉपिक जो है ना मेडिकल बूट कैंप में वो टॉपिक्स कवर करवाते हैं। अगेन ये विजुअल लर्नर्स के लिए शायद इतना अट्रैक्टिव इतना अच्छा ना हो, लेकिन जो लोग टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं, बीएनबी पढ़ना चाहते हैं लेकिन बीएनबी से बोर्ड होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रिसोर्स है। उसके बाद आए कि फ़र्स्ट एड सबसे पहले की दफ़ा किस तरह से करनी है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ़र्स्ट एड की जो फ़र्स्ट पास है व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं, स्पेशली क्योंकि अगर आप लेक्चर्स के साथ साथ फॉलो करें तो ये उसको फॉलो करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको 2 to 3 मंथ्स इवन ज़्यादा भी लग सकते हैं। और अगर आप स्पीड से करते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा, तो आप इसको जल्दी कवर कर सकते हैं। आप कोई भी लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद है, आप वो लेक्चर सीरीज़ चूज़ करें और उसके साथ साथ आप फर्स्ट एड को साथ साथ पढ़ते रहें। इसमें ये होगा कि आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक असेसमेंट आपकी जो है ना वो आपने पहले ले करनी है। 25, 30, 31 एनबीए में जो है ये सूटेबल है। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ, आपने अभी इसके आंसर्स को रिव्यू नहीं करना, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को नहीं देखना कि किस क्वेश्चन का आंसर कुछ, आपने बस अपना जो बेसलाइन स्कोर है वो इस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि आपको एक तो ये पता चलता है कि आप किस लेवल पर खड़े हैं ऑलमोस्ट अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट में। उसके बाद आ जाएगा कि आपने ये कर लिया कि ये इस पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि आपको लेक्चर्स नहीं होते, आप प्राइवेट ट्यूटरिंग जो है वो आप जो है ना ले सकते हैं। उसमें ये होगा कि जो भी आपका ट्यूटर होगा आपकी जो कॉन्सेप्ट्स वीक है उनको फोकस करेगा और वो उसके मुताबिक बताएगा, बजाय इसके कि आपको सारा जो है ना ए टू जी आपको शुरू करवाए। इसलिए ये ऐसा पॉइंट है जिस पर आप ट्यूटरिंग ले सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि यूजुअली इसमें 3 मंथ्स लग जाते हैं। वही बात है कि जो लोग स्पेसिफिकली स्टडी से पहली दफ़ा शुरू करें उनको इसमें टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड करने में, याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फ्रस्ट्रेट ना हो इस पॉइंट पे। इसमें टाइम लग जाता है, आपको चीज़ें याद नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहली दफ़ा में याद करके ही छोड़ें। कुछ चीज़ें आती हैं जो वीक होती हैं, आपको याद नहीं रह पाती, तो इट्स ओके, ऐसा होता है। रैंडी नील और डेटी मेडिसिन के जो चैनल हैं, आपने इनके लिंक्स बुक मार्क कर लेने। आपने ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आप पढ़ने से बोर हो गए हैं, तो आप उनकी वीडियोस जो है ना वो रात को सोने से पहले या फ्री टाइम में आप देख लें। उसके बाद आ जाता है स्टेप 1 का ट्रायड। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेप 1 का ट्रायड जो है आपने कब बुक करवाना है। आई वुड से कि अभी फर्स्ट पास की टाइम पे ट्रायड बुक ना करवाएं, क्योंकि आप ट्रायड बुक करवा लेंगे एक दफ़ा, आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगी ट्रायड को एक्सटेंड करवाने की। तो आपको फिर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में पढ़ना चाहते हैं, उनके वो कहते हैं कि हम लोग ट्रायड बुक करवा लेंगे तभी हम पढ़ेंगे। मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रायड अभी भी बुक करवाएं जब तक कि आपकी फ़र्स्ट पास पूरी ना हो जाए। जब आप फर्स्ट पास पूरी हो जाए, आपकी फ़र्स्ट पास अच्छी तरह होगी, तब आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट आपका 60 to 64% जब आ जाए एनबीएमएस में, तब आप ट्रायल बुक करवाएं। बिकॉज ट्रायल बुक करवाना इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए आप उसके बाद इजीली ट्रायल बुक करवा सकते हैं। तो ये मेरी रिकमेंडेशन ट्रायल बुक करवाने के वजह से। अच्छा, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट ये वाला डिफरेंस है जो कि उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो जो है क्विक स्टूडेंट या शार्प स्टूडेंट्स है। व्यूअर्स, अब आप इंटरनेट पे या वहाँ जहाँ पे भी देखें, आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको कहेंगे कि आपने यू वर्ल्ड के 40 क्वेश्चंस पर डे जो है ना, ये आपने फर्स्ट एड की फर्स्ट पास के साथ साथ ही आपने करने हैं और फिर इनको आपने रिव्यू भी करना है। व्यूअर्स, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फर्स्ट एड अगेन आप फर्स्ट एड के 40 क्वेश्चन करना, उनको रिव्यू करना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपको। फिर उसके अंदर उनको याद करने की आपको होता है कि मैं उनको थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन को याद करता रहूँ, विदाउट हैविंग बेसिक्स आपको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ ये वो क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा स्टडी से इन टच हैं, जो जिनके अंदर इतना स्टेमिना है और जिनको अपने यू वर्ल्ड के अंदर स्कोर कमाने से प्रॉब्लम नहीं होता, वो तो ही कर सकते हैं।
लेकिन दूसरों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा और मैंने खुद भी नहीं किए थे। उसके बाद ये होता है कि जब आप फर्स्ट पास हो जाते हैं, सेकंड पास पे होते हैं, तो लोग 100 क्वेश्चंस पर डे पे आपको कहते हैं। तो अगेन वही बात है, अगर आपकी बेसिक्स होगी तो फिर आप 100 डे क्वेश्चन पर डे कर सकेंगे। अगर आपकी बेसिक्स बिल्कुल ही वीक है तो आपको ये 40 क्वेश्चन करने में इवन 2 to 3 डेज भी लग जाते हैं। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन मेरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो लोग होते हैं, कुछ लोग जो जिनको होता है कि हम लोग जो है ना एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें, गुड टेस्ट टेकर नहीं होते, तो उनके लिए भी अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनको ही हेल्प होती है। लेकिन ये है कि वही चीज़ है कि जिनका बेसिक नॉलेज अच्छा है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अलावा ये है कि क्योंकि यू वर्ल्ड के कुछ जो क्वेश्चन टाइम होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको पढ़ने में और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने में, इसलिए मैं मेरी रिकमेंडेशन इनिशियली ये नहीं है। अच्छा, फर्स्ट पास आपकी जब हो जाएगी तो फिर आप सेकंड पास शुरू करेंगे। फर्स्ट पास कंप्लीट करने के बाद आप एक दूसरी असेसमेंट देंगे। दूसरे असेसमेंट में EWS से भी दे सकते हैं, NBME 30, 31, 28 दे सकते हैं आप। जब NBME आप देंगे, आप इनके इनकरेक्ट्स को रिव्यू करेंगे। इनकरेक्ट्स को रिव्यू करने के बाद आप देखेंगे आपके वीकर सिस्टम या वीकर चैप्टर्स कौन से हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप वीकर चैप्टर्स को पहले करें। ऑलमोस्ट 1 to 2 डे पर सिस्टम आप लगाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़ या 12 डेज़ 14 डेज़ में आपका वीकर सिस्टम हो जाएंगे। उसके अलावा जो है, जब आपके वीक सिस्टम हो जाए तो आई वुड से कि एक और असेसमेंट दें अगले वीक में, और आप देखेंगे आपका कितना स्कोर इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, ये मैं एक बात बता दूँ कि सारी असेसमेंट हमने टाइम टू टेस्टेड मोड में करनी है, आपने अनटाइम्ड और ट्यूटर मोड में नहीं करनी। अनटाइम्ड में यही होगा कि आपको पास खुला डुला टाइम होगा और आप डिले करेंगे, ऐसा नहीं करना, आपने टाइम्ड करनी है और टेस्टेड मोड में करनी है। उसके बाद आ जाएगी आपकी सेकंड पास की बारी आएगी। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि सेकंड पास के अंदर आपने इनिशियली जब आपने अपनी जो वीक टॉपिक्स है वो कर लिए, तो उसके बाद आप ये करेंगे, आपके जो दूसरे सिस्टम में जो आपके रिलेटिवली अच्छे हैं उनके जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया वाले क्वेश्चन हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उनको आपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आपने रिव्यू करना है। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को रिव्यू करने के बाद आपने वो टॉपिक्स करने जो चैप्टर आपको लगता है आपके अच्छे हैं, अच्छी तरह से तैयार हैं, लेकिन उनको आपने फिर आहिस्ता से एक दफ़ा अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ये करने के बाद आपकी सेकंड पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि जो बायोस्टैट और रेडी मेडिसिन की जो एथिक्स की वीडियो, वो बीच में कहीं ना कहीं बायोस्टैट खास तौर पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, बीच में बोलती रहती है। तो आपने इसके लिए जिस तरह जब आप बायोस्टैट फर्स्ट एड से करेंगे तो आप साथ रैंडी नील की वीडियोस को थोड़ा सा देखते रहें, वो काफ़ी हेल्प होती है। 100 लिरिक एक और यूट्यूब का चैनल है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स के हवाले से बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं, तो ये भी एक हेल्पफुल चैनल है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट एड की सेकंड पास आपकी जब हो गई है, अब आपकी थर्ड पास की बारी आएगी। थर्ड पास में मैं आपको ये कहूँगा, आपने इसी तरह करने के असेसमेंट दिया, आपने असेसमेंट के अंदर वीक एरियाज़ को आपने किया, उसके बाद डिफ़िकल्ट टॉपिक्स और इसके बाद फिर वो जो इजी टॉपिक्स हैं आप इनको रिव्यू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कवर टू कवर करें, आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स रैंडमली करके तो भी आपकी थर्ड पास कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। यह आपने कर लेना। उसके बाद मैं आपको ये, अब बेसिकली आपको यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि आपको पता लगे कि आपने किस तरह से अपनी पासेस को करना है, फोर्थ पास करनी है, फिफ्थ पास करनी है, आपको पता लगे कि आपके कितना है। और आपको ये भी पता चल जाएगा हर पास के साथ आपके NBME में कितने परसेंट स्कोर इंप्रूव हो रहा है। और अगर आपको वो स्कोर पता लग रहा है तो बेसिकली क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने टाइम के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जब आपने सेकंड पास कर लिया तो उसके बाद या थर्ड पास के बाद आप UWS से ज़रूर दें। जब आप UWS से देंगे आपको अपना 3 डिजिट स्कोर भी पता लग जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या होगा, आपकी थोड़ी सी एक इम्प्रूव्ड एवेल्यूशन मिल जाएगी कि आपका कौन से यूनिट्स वीक हैं, आप उनके ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे ये है कि जब आप सेकंड पास कर चुके होते हैं तो आप यू वर्ल्ड को, इस पॉइंट पे आप यू वर्ल्ड अगर करना चाहें तो आप यू वर्ल्ड कर सकते हैं। उसमें इस सूरत में यू वर्ल्ड रिकमेंडेड है कि अगर आपको लग रहा है कि NBME की प्रैक्टिस करने के बावजूद आपकी जो है ना टेस्ट टेकिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं है, तो फिर आप यू वर्ल्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन है। उसके बाद आ जाएगी एग्ज़ाम कब बुक करवाना है। जब आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपके 3-4 पासेज आपकी जितनी भी रिकमेंडेड आपके पासेज हो गई हैं, आपको लेट्स से कि NBME में 65-66% इवन 68% NBME में आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपकी USMLE की वेबसाइट पे जाके बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के फ्री 120 का एग्ज़ाम जो है ना वो बुक करवाएं। फ्री 123 ब्लॉक्स का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आप देंगे, आपको पता लगेगा आप कितने परसेंट, अगर आपके 170% या उससे ऊपर आ रही तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट टू बुक योर एग्ज़ाम। आप जो भी अवेलेबल डेट आ रही है उसमें बुक करें और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी इससे कम आ रही है तो थोड़ा सा रिस्क होगा, लेकिन ये है कि आप तब भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि 70% टच करके एग्ज़ाम दें।
व्यूअर्स, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये बताऊँगा कि जो मैंने सारा प्लान दिया है, इस प्लान को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि ये सारे जो स्टूडेंट्स देखने वाले हैं, ओल्ड न्यू सारे जो व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए ये उन सब की नीड्स को कैटर करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास आपकी जो आपकी आपकी सर्कमस्टेंसेस इंटायरली डिफरेंट हैं और वो जनरल पब्लिक पे अप्लाई नहीं हो, जनरल पब्लिक वाली चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि मैं आपको फिर कस्टमाइज्ड जो है स्टडी प्लान है वो आपको बना के दूँ। व्यूअर्स, मेरे स्टडी प्लान मोस्टली फ्री होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो सारी फ्री हैं। लेकिन यह कि अगर आप कस्टमाइज अपने प्राइवेट चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल फ़ी। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। आई वुड से कि अगर आपको पसंद है तो आप अपने जो दोस्त हैं उनको आप रिकमेंड करें। आई होप इससे मुझे कि इससे इंशाल्लाह मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद जो है अपनी कंटेंट को इम्प्रूव करूँगा और ये है कि आपके लिए मज़ीद वीडियोस लाता रहूँगा। सो गाइस, सी एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियोस। कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।